आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1। सुन करते हैं। चैप्टर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। क्या कि कुछ ऐसे आइटम्स का नाम बता सकते हो जो कि विलेजेस और टाउन्स में पाए जाते हैं जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, मतलब आसान बनाते हैं। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर कनेक्टिंग। इस लिस्ट का आइटम्स बताना है, उस आइटम्स का नाम बताना है और वो कहाँ से बनते हैं। जैसे तुम चेयर की बात करते हो तो चेयर लकड़ी के बनते हैं, चेयर आयरन से बनते हैं, और चेयर तुम्हें लकड़ी आयरन प्लस प्लास्टिक से भी बनते हैं। तो प्लास्टिक, आयरन और वुड, ये तुमको क्या हो गए, ये मेन आइटम हो रहे जो नेचर में पाए जाते हैं, और उनको हम ट्रांसफॉर्म करके उसे चेयर बनाते हैं। तो आप चेयर का यूज कर सकते हैं, आप आयरन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो रिसोर्सेज उसे ही कहते हैं जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और उनको हम एक्सेसिबल करके, उनको हम क्या बोले, फिजिबल करके, या फिर उनको हम एक्सेप्टेबल करके अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो ऐसे से चीज ही हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर है? एवरीथिंग एवरीवन इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो चीज़ भी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो सारी चीज़ हमारे लाइफ को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे लाइफ में को प्रोवाइड करते हैं। अगर और अच्छे से हम रिसोर्सेज समझें कि ये वाला लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स दैट आप वुड को इन मार्केट से लिए, आप वुड को नेचर से लिए, और उस वुड को टेक्निकली आपने एक्सेस करके चेयर का रूप दे दिया। और चेयर क्या हुआ, लोगों को बैठने में काम आया। इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स डैट कि ये आपको आर्थिक रूप से सस्ता हो। अब ऐसा नहीं हो कि चेयर आप जो बनाए हो, चेयर की कॉस्ट ही 4,000 रुपये हो, तो 4,000 रुपये वाले चेयर को जल्दी कोई नहीं एक्सेस करेगा। समझ में आ रहा है? एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आप कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है क्या कि आप हिंदू सोसाइटी में आप मीट को आप नहीं बेच सकते हैं। और समझ में आ रही है? हैं? इंडियन सोसाइटी में आप कोड आप नहीं बेच सकते हैं, वो नहीं सेल होगा क्योंकि कल्चर में एक्सेप्ट नहीं है। बट आप यूएस मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं कि वहाँ के कल्चर में वो एक्सेप्टेबल है। यही कहता है कि रिसोर्सेज क्या है, तो इट इज़ इकोनॉमिकली feasible, technologically accessible and culturally acceptable can be termed as the resources। ठीक है। ये एक आपका वेन डायग्राम है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि ह्यूमन बींग्स ये तीनों पे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब ये अकेले काम नहीं कर सकते हैं, जब भी होंगे तो इनके लिए ये तीनों जिम्मेदार होंगे। एक भी अगर गैप हुआ तो आप सेकंड से काम नहीं कर सकते हैं। जैसे नेचर, नेचर से आपको वुड मिला, उस वुड को आपने टेक्नोलॉजिकली उसको चेयर का शेप किया, और फिर उस चेयर को ले जाकर आपने मार्केट में सेल किया। और समझ में आ रही है, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही इंटरडिपेंडेंट हैं। फिगर 1.1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Means that the process of transformation means that आपने wood लिया, means that आपने iron लिया, इस आयरन और वुड को आपने शेप दिया। तो शेप कहाँ से दिया? उसको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया, मशीन के थ्रू दिया है। अब उस मशीन के थ्रू सेक देकर उनको आपने चेयर रेडी किया, और उस चेयर को ले जाकर इंस्टीट्यूशन में सेल किया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूँ। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and private institutions to accelerate their economic development.
मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर, हम नेचर से इंटरैक्ट हुए, हमने नेचर से बूट्स को लिया, हमने नेचर से सामानों को लिया, हमने नेचर से वुड लिया और उस वुड को बाई टेक्नोलॉजी मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएट किया, मैंने चेयर का शेप दिया, मैंने टेबल का शेप दिया, मैंने अपने यूज लाइक बूट्स का सेट दिया और फिर उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्सेलरेट किया, मतलब कि उससे पैसा जनरेट किया। क्लियर है? Do you think that resources are free gifts of nature as it is assumed by many? Do you think that क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वह गिफ्ट है नेचर का, है? एज इट एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी, जो बहुत लोगों के एज्यूम कर सकते हैं, दे आर नॉट। क्यों नहीं है? रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शंस हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स खुद में ही आपको रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज पे। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर environment into resources and use them. They transform material available in our environment. हमने आयरन लिया इन्वायरमेंट से, हमने नेचर से आयरन लिया और उस आयरन का हमने यूज किया और यूज करके हमने चेयर जनरेट किया, उस आयरन का हमने यूज करके मशीन्स बनाया, उस आयरन का हमने यूज करके टूल्स बनाया, उस आयरन का हमने यूज करके कंप्यूटर का पार्ट बनाया। और समझ में आ रही है? हैं? तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और उस अवेलेबल मटेरियल से हमने ट्रांसफॉर्म किया। समझ में आ रहा है? इनटू रिसोर्सेज में और यूज दे, फिर हमने उसका यूज किया। समझ में आ रहा है? द दे रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, हमने रिसोर्सेज को कई भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे, तो ऑरिजिन के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं आपको बायोटिक, सेकंड होते हैं अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जिसमें लिविंग बींग्स, जिसमें जान होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, दीज ऑल आर रिसोर्सेज, बिकॉज यही हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं। अबायोटिक जैसे इन्वायरमेंट, जैसे एयर, जैसे वाटर, जैसे आपके सॉइल, दिस ऑल आर द अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, जो प्रतिदिन हमें मिलते हैं, हम वाटर रिन्यूएबल कर सकते हैं, वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। These are called the renewable resources. Second one is non-renewable, means that the resources which cannot be used again and again, such as coal, एक बार खत्म तो खत्म। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब कि अपन मालिकाना दम पर, मालिकाना हक पर, जैसे इंडिविजुअल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो उसका रिसोर्सेज है। किसी कोई प्राइवेट स्कूल है तो एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का है, वो पार्टिकुलर एंटिटी की है। एक कम्युनिटी, कोई कोई ऐसे रिसोर्स है जो एक कम्युनिटी के लिए है, जैसे सोसाइटी में एक वेल ओपन हुआ, वेल डिग किया गया, तो वेल जो है वो सोसाइटी के सभी लोग उससे पानी लेते हैं। जैसे सोसाइटी में एक प्लेग्राउंड बन गया, उस प्लेग्राउंड पर सभी लोग खेलते हैं, उस प्लेग्राउंड की सभी लोग करते हैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है। जैसे नेशनल, किसी एक देश के अंदर की जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वह नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब कि एक देश और उसके साथ दूसरे देश भी उस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, उस रिसोर्सेज को पर हक जता सकते हैं, उस रिसोर्सेज का वो डेवलपमेंट के पर्पज से यूज कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अभी हम लोग सब कुछ एक बारी बारी से पढ़ेंगे। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के स्टेटस पर भी हम रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे पोटेंशियल है, अभी रिसोर्सेज है लेकिन वो पोटेंशियल है हमारे लिए। डेवलप्ड है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप्ड की कैटेगरी में जाते हैं। स्टॉक, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो स्टॉक लगे हुए हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये चार कैटेगरी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो रिसोर्सेज और से समझो।
एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। उसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फिर हम रिन्यूएबल को भी अगेन 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो जैसे विंड, वाटर, और फिर आपको रिन्यूएबल को एक और कैटेगरी है बायोलॉजिकल, और फिर बायोलॉजिकल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, नेचुरल एज वेल एज वाइल्ड लाइफ है। उसी प्रकार नॉन रिन्यूएबल की 2 कैटेगरी में है, रिसाइकल और नॉन रिसाइकल। ओके, हम आगे करके बारी-बारी से पढ़ेंगे हर चीज़ों को। वेट अ सेकंड। चलिए, आगे बढ़ता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज हमारे वाइटल सर्वाइवल हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए वाइटल सर्वाइवल हैं, और साथ में ही ये मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। जैसे हमने 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 नेचर से वुड लिया, हमने नेचर से सॉइल लिया, और उस सॉइल से हमने ब्रिक्स रेडी किया, और उस ब्रिक्स से मैंने होटल्स बनाया, और मैं होटल में आराम से रहता हूँ। हमने घर बनाया, उस घर में आराम से रहता हूँ। तो बताइए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? इट वाज़ बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बिलीव किया जाता है कि नेचर का फ्री गिफ्ट है, बिल्कुल फ्री गिफ्ट है। लेकिन हम लोगों को अगर उसका ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हमें उसकी हर्जाना भी देना पड़ेगा, हैं? एज़ अर्थक्वेक, एज़ सुनामी, एज़ वोल्केनो एक्टिविटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। You know, he believed that resources are the free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately. इसलिए ह्यूमन बीइंग इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे हम। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिससे कई सारे मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको हम समझते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज और फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। किसी फ्यू इंडिविजुअल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए, मामूली से लोगों के लालच के लिए, उनकी सेटिस्फाई के लिए, उनकी ग्रिड की सेटिस्फाई के लिए रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स। वो रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है, रिसोर्सेज का जो क्या बोला जाए, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा जो कुछ कर रहा है, वो फ्यू हैंड्स में, कुछ लोगों में है, विच इन टर्न जिसके बदले में डिवाइड द सोसाइटी इनटू द टू सेगमेंट। सोसाइटी 2 सेगमेंट में बँट जा रही है, एक गरीब की सोसाइटी, एक अमीर की सोसाइटी। एक जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एक जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। हैं? जैसे जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिसोर्सेज पर अपना हक जता लिए हैं। तो डेवलपिंग कंट्री है, जो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा-सा डेवलप कर जाएँ, ठीक है? Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. These all are the problems which is which is harm for the environment, such as indiscriminate exploitation of resources। तो इस रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो कि गर्मी के समय में टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, अच्छे अच्छे शहरों के हैं। इकोलॉजिकल क्राइसिस सच है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, जो हमारी अर्थ पर यूवीआर एंड जो हार्मफुल जो रेज हैं उनको आने से रोकता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन से अर्थ पर वो रेज आ रहे हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां फैल रही हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, और साथ में लैंड डिग्रेडेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी में कुछ नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained equality of life and global peace. An equitable distribution of resources का एक समान बंटवारा has become essential, बहुत जरूरी है, for a sustained equality of life and global peace है। Life और global peace को sustained quality के लिए बहुत ही important है। If the present trend of the resource depletion by a few individuals and countries
कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। जिस प्रकार से आज जो बंटवारा हो, जिस प्रकार से आज जो रिसोर्सेज को यूज किए जा रहे हैं, अगर ये परमानेंट ऐसे ही रह गया तो इससे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि प्लैनेट डेंजर में होगा, प्लैनेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। समझ में आ रही है? Therefore, resources planning is essential for the sustainable existence of all forms of life। इसलिए our रिसोर्स प्लानिंग है ये बहुत ही इसेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब कि हम उस रिसोर्सेज का आज में यूज कर रहे हों, हमारे पास्ट में भी यूज किए हों, और उस रिसोर्सेज को हम क्या करें कि इस तरह से यूज जुडिशली यूज करें जिससे आने वाले फ्यूचर भी उसका प्रॉफिट ले सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि जो रिसोर्सेज को हम इस प्रकार से यूज करें उनको आने वाले फ्यूचर उसका यूज कर सके, इस चीज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इस प्रकार से होने चाहिए जिनका हम क्या करें, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हम यूज कर सकें। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मैंने भी वही बात अभी बताया कि डेवलपमेंट इस तरह से हो, इस प्रकार से प्रेजेंट पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग उस चीज़ों को अच्छे से बचा कर रख सके जा कि वो भी उस चीज़ को हमारी जनरेशन यूज कर सकें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 कहने का तात्पर्य क्या है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन को बचाने के लिए, एनवायरमेंट डिग्रेडेड हो रहे थे उनको बचाने के लिए डेवलप कंट्रीज के द्वारा 90s के समय में 1990s के समय में आपको सबमिट किए गए थे। ठीक है, देखते हैं उनके बारे में। इन जून 1992 मोर देन 100 hits of the states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। मीन्स डेट की जून 1992 में सब लगभग 100 से अधिक देश है, हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब कि जो बड़े बड़े देश हैं, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, रशिया, चाइना, समझ रहे हो, ब्राज़ील। तो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उन्होंने मिलकर रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का एक सिटी है, सबसे पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट को हेल्ड किया। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब क्या है कि समिट को इसलिए लगाया गया, समिट को इसलिए किया गया कि एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को में प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं या फिर इन एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा पॉल्यूशन हो गए हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फर्स्ट अर्थ समिट था ये। द assembled leaders signed the declaration on global climate change and biological diversity। जो असेंबल लीडर्स है, जो वहाँ उस मीटिंग में जो लीडर्स बैठे थे, जो कंट्रीज के लीडर्स बैठे थे, वो लोगों ने साइन किया। क्या साइन किया? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये याद रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन endorsed the global फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। जो रियो कन्वेंशन हुआ, जो रियो जो सम्मेलन हुआ, इसने इसने क्या किया? एंडोर्स किया किस चीज़ का? द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। मतलब कि यहाँ पर इन लोगों ने 100+ कंट्रीज हैं जो बैठा, इन्होंने मतलब एजेंडा 21 निकाला। यहाँ बोले एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग फालतू कचरा नहीं फैलाएंगे, हम लोग इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो एमिशन है उसको क्लोज करेंगे। मतलब ऐसे-ऐसे करके 21 एजेंडा उन्होंने प्रेज़ेंट किया था, हैं? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी आने वाली थी उस समय पे, अभी तो हम लोग जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, बट 1992 की घटना है ये। तो 21st सेंचुरी में जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम और आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एजेंडा 21 देखते हैं यहाँ पे। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। ध्यान दीजिएगा, अंक UNCAD।
जिसे कहते हैं, और कभी-कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो एजेंडा 21 में बता रहा है कि डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूएनसीईडी, मतलब एनवायरनमेंट नेशंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। ये यूएन की एजेंसी ही कहो, यूएन की एजेंसी है ये, और यहाँ पर ये समिट साइन हुए थे। इट टुक प्लेस एट द रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक एम्स है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, एंड इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। मैंने वही बात अभी बताया, एनवायरमेंटल डैमेज को, एजेंडा को कम करना, पॉवर्टी, डिजीज एंड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। इसलिए हर लोकल, देखो एजेंडा 21 बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये, कि मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लोकल गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग और 21 एजेंडा को बनाया, जिससे एनवायरनमेंट और तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा सकें। क्लियर है? अगला टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली Planning is the widely accepted strategy for the judicious use of the resources। प्लानिंग, सही बात है, किसी चीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको एक राइट पाथ देता है, जिससे आप और अच्छे से अपने लिए वर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी की प्लानिंग हो, चाहे रिसोर्सेज की प्लानिंग हो। इट इज इम्पोर्टेंस फॉर इट इज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश के लिए भी इम्पोर्टेंस है, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एनॉर्मस डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। मतलब ढेर सारी डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक ही जगह पे आपको बहुत चीज़ देखने को मिलते हैं। तो इंडिया इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द डाइवर्सिटी पर्पस। इन अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर आप कुछ रिसोर्सेज की अच्छी क्वांटिटी है, जैसे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो वहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको राइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इस प्रकार से क्या हुआ कि हम तो पंजाब से व्हीट मंगा लिए और पंजाब को राइस दे दिए। इस प्रकार से आपका क्या होता है, प्लानिंग मेंटेन रहता है। देयर आर रीजन्स व्हिच आर द रिच इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन अदर पार्ट। सही बात है। अब कॉटन बिहार में प्रोडक्शन नहीं होते हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र और गुजरात में अच्छे प्रोडक्शन होते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources। जैसे wheat है, तो पंजाब सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, पंजाब को wheat से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार को wheat चाहिए, वेस्ट बंगाल को wheat चाहिए। In terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits। ये जो जगह है, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये कोल रिसोर्सेज में और मिनरल्स में बहुत अच्छे हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र रिवर उधर से फ्लो करती है। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को, एंड ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर नंबर 3। तो द स्टेट्स ऑफ झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश abundance of water resources but lacks in the infrastructural development। The state of Jharkhand is well endowed with solar and the wind energy but lacks in the water resources। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the Pindu। वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ डिजर्ट्स हैं, कोल्ड डिजर्ट्स हैं, सिर्फ सफ़ेद चादर बिछी हुई है। क्लियर है? Resources। The polar desert of the Ladakh is relatively isolated from the rest of the country। It has it has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure and some vital resources। कल्चर हेरिटेज तो बढ़िया है, लद्दाख आप जाइए तो वहाँ पे आपको बौद्धिज्म सोसाइटी अच्छी दिखेगी, वहाँ पर आपको बौद्धिज्म स्तूप्स मंदिर अच्छे देखने को मिलेंगे हैं। वहाँ पर आप क्या बोले, आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। बर्फ़ में कौन सा एडवेंचर एक्टिविटी करोगे? लेकिन लेकिन
और तुम उस जगह को जाकर एज ए टूरिज्म पर्पस यूज कर सकते हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसी को हम कहते हैं बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग है। अगर जो चीज़ जहाँ पे नहीं, इस चीज़ को वहाँ पहुँचा कर हम डेवलपमेंट को बना के रखें, इसी को कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट रिसोर्सेज। ओके, चलिए, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्सेज प्लानिंग को हम समझते हैं। एक चीज़ और है, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ़ आधे घंटे का ही वीडियो मैं रखूँगा। अगर पार्ट बच जाएगा तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? इसलिए वीडियो पे कनेक्ट रहिए, और आपको मैं इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी कराते चला जाऊँगा, जिससे आपको और कहीं जाने आने की ज़रूरत ना पड़े। एक चैनल फ़ॉलो कर लो, इसको मैं परमानेंट आपका साथ निभाऊँगा। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स। रिसोर्सेज प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इससे बहुत सारे घटनाएं आती हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफाई करना वो रिसोर्सेज है कहाँ पे है, प्लस इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, जिसको जो हम सर्वे के थ्रू हम कर सकते हैं, मतलब कि जो आइडेंटिफाई करोगे, जो सर्वे चाहिए सर्वे करोगे, फिर मैपिंग करोगे, फिर क्वालिटेटिव देखोगे, और फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करोगे हैं, और फिर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करोगे, मेजरमेंट करोगे। मतलब मान लो कि हमने क्या किया कि हमने कहीं पे मैंने गोल्ड देखा, तो गोल्ड पता चला कि हाँ, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है? मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बिहार में मान लो कि गोल्ड है, पता चला कि यहाँ पे गोल्ड है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है? लेकिन उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे गोल्ड है, उस गोल्ड की क्वांटिटी ही मात्र मान लो कि 2,000 रुपए का है। लेकिन उस गोल्ड को निकालने का जो खर्च आ रहा है, 10,000 रुपए आ रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्यों नहीं निकालेंगे, जहाँ पे हमारा कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ जाए और प्रॉफिट जीरो हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग स्टॉक रिसोर्सेज की संज्ञा दे देते हैं। उसको हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग। थर्ड नंबर वन, द evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans, matching the development plans with overall national development plans. And India made concerted effort for the achieving the goals of the resource planning right from the first 5 year plan launched after the independence. India जब इंडिपेंडेंस होता है 1947 में, तो इंडिया 5 ईयर प्लान से कॉन्सेप्ट लेके चलता है, और उस 5 ईयर प्लान से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही इंडिया जो था, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग के लिए ज़्यादा कंसर्न था। The availability of resources is a necessary conditions for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development। क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। The availability of resources is a necessary conditions for the development of any region। अगर रिसोर्सेज हमारे पास है, तो हमारे उस रीजन्स को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। बट मेयर अवेलेबिलिटी इन द रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, लेकिन मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ रिसोर्सेज है ही नहीं, नाम मात्र का है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन दी टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए चैलेंजिंग है। अब लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बर्फ़ के नीचे कितना गड्ढा है, कितना उसके अंदर क्या बोले डेप्थ है। जिस प्रकार से आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। पता चला कि आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया, वो क्या हुआ कि एवलांच आ गया, वो क्या हुआ कि आपका अर्थक्वेक आ गया, और वो सब खत्म हो गया, उसे वहाँ पॉसिबल नहीं है। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन द रिसोर्सेज, बट विच आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। रिसोर्सेज है, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है। भुवनेश्वर, उड़ीसा, Hungarian. On the contrary, there are some regions have which have a poor resource but base, but they are economically developed है। ठीक है, इसे आगे की वीडियो को हम
नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।